तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलो किसी और स्टाइल में बताता हूँ इस बार। समझो एक बंदा है जिसके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं। उसकी पूरे जमा पूंजी है वो अभी तक की। और उसने उसको उन पैसों को एक डब्बे में लिया, पेड़ के लिए छुपा दिया और चला गया। और 10 साल बाद आके वो देखता है उस डब्बे को, वो ऐसे कैसे पड़ा है, किसी चोर ने अभी तक उसको नहीं उठाया। वो उसको उठाता है और मार्केट में लेके जाता है। और वो मार्केट में क्या देखता है कि उसकी जो पैसों की वैल्यू है वो सिर्फ आधी हो चुकी है, वो 50,000 रह चुकी है बस अभी। ये कैसे हुआ? और एक एग्जांपल लेते जो आपको फेमिलियर भी लगता होगा। समझो 10-20 साल पहले हम लोग अगर 10 रुपए मार्केट में लेके जाते थे तो हमें उसके बदले बहुत कुछ मिलता था। जैसे मैं खाने की चीज ले लेता हूँ, एक वड़ा पाव मिल जाता था, एक समोसा भी मिल जाता था और शायद से 1 रुपए बच भी जाते थे। पर आज शायद से 10 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि वड़ा पाव समोसा भी 15 और 12 रुपए के हो चुके हैं। तो आपको 10 रुपए में आप कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये 10 रुपए की वैल्यू कैसे कम हो गई? तो अपने को जो पहले इतने सारा सामान मिल रहा है 10 रुपए में, अभी क्यों नहीं मिल रहा? और क्यों होगा कि एक कंट्री को 1 लाख करोड़ रुपए की भी नोट बनानी पड़ गई? करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए की भी नोट बनानी पड़ गई थी। इन सभी का आंसर है इन्फ्लेशन। तो आज हम लोग इन्फ्लेशन इस पढ़ने वाले हैं। मोस्टली लोगों को पता होगा, आई थिंक, इन्फ्लेशन क्या होगा। एक नॉलेज है ये इन्फ्लेशन क्या है, या डीप नॉलेज भी हो सकती है। और मैं सिर्फ आपको नंबर देने वाला हूँ आज। जिनको जिनको पता है उनके लिए सिर्फ नंबर्स होंगे जो आपको कंसर्न कर देंगे कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीरियस है, कुछ करना चाहिए अभी से ही। और जिनको नहीं पता था इन्फ्लेशन क्या है, तो आपके लिए न्यू टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। So inflation is the decline of purchasing power of a given currency over time. इसका सिंपली मतलब यही है कि मेरे पास एक करेंसी है, समझो रुपीज ले लेते हैं, INR, इंडियन रुपीज। उसकी जो परचेजिंग पावर है, उस पैसों में, उस करेंसी में हम लोग कितना सामान खरीद सकते हैं, वो पावर बस कम होती जा रही है टाइम के साथ। इतना ही होता है इन्फ्लेशन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इन्फ्लेशन हमें कैसे इफेक्ट करता है। और तो बहुत चीजें रही है दुनिया में, पर हमें कैसे इफेक्ट करती है वो। तो इन्फ्लेशन हमें कैसे इफेक्ट करेगा, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेके देखते हैं। पेट्रोल का। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, बहुत महंगा हो चुका है अभी। तो आप मोस्टली व्हीकल यूज करते हैं, कोई भी गाड़ी यूज करते हो तो उसमें पेट्रोल तो लगता होगा। जब कोई भी नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट लगता होगा, डीजल वीजल, तो उनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं। तो आपको 100% अफेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन। और समझो आपके गाड़ी नहीं भी है, फिर भी हर बंदे को अफेक्ट करते हैं। कैसे? आप खाना खाते हो, समझो आप रोज एप्पल खाते हो। तो एप्पल ऐसा तो नहीं है कि साइड वाले बंदा लेके आ रहा है, कि साइड वाले के पास ये खेत है, वही उगा रहा है और वही बेच रहा है मेरे को, मैं उधर से लेके आ रहा हूँ। ऐसा मोस्टली केसेस में नहीं आता, 99% केसेस में तो नहीं होता। तो हम लोग सब कश्मीरी एप्पल खाते, तो कश्मीर से आ रहा है तो व्हीकल में ट्रांसपोर्ट होगा ना, यहाँ से समझो ट्रक, प्लेन, ट्रेन, कहीं से भी आ रहा हो, तो वो उसमें एक फ्यूल यूज होगा, मोस्टली पेट्रोल या केरोसिन, डीजल ही यूज होते हैं। तो इनका प्राइस तो बढ़ चुका है। तो वो प्राइस किसको पे करना पड़ेगा, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ऑब्वियसली ड्राइवर को। और ड्राइवर का तो लॉस हो गया, तो वो लॉस को फिल करने के लिए क्या करता है, मर्चेंट जो दुकानदार है, उसको ज्यादा महंगा बेचेगा, क्योंकि उसका लॉस तो फिल होना चाहिए ना। तो उसने उसको ज्यादा महंगे में बेच दिया। और अब वो मर्चेंट का लॉस हो जाएगा अगर उसने उसको सेम प्राइस पे बेच दिया तो एप्पल्स को। तो वो अपने को ज्यादा प्राइस में बेच देगा, क्योंकि उसका भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली लॉस तो आपका हुआ, क्योंकि आपको तो किसी और को नहीं बेचना। आप खुद खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ रहे हो उस एक ही एप्पल के लिए। तो ऐसे आपको सभी को इफेक्ट करता है, कनेक्टेड हुआ है सब कुछ। थर्ड क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें से 4 मेन रीजन होते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। तो फर्स्ट रीजन होता है डिमांड पुल। तो ये क्या होता है, बेसिकली समझो आपके पास एक घर है। तो वो घर एक शहर में, मुंबई जैसे शहर में आप अपने घर ले लिया, और आप उस घर में नहीं रहते, आप किसी और घर में रह रहे हो अभी। तो आपको उस घर को बेचना है। तो मुंबई में तो सभी को घर चाहिए, और मुंबई में जगह कम होती जा रही है। तो उस घर की प्राइस बढ़ती जाएगी। उस एक घर, समझो आपको बीच साइड घर है वो, तो और भी पैसे प्राइस बढ़ती जाएगी। तो लोग ज्यादा आते रहेंगे उधर, ज्यादा लोगों को घर चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, सबको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा दाम ऊपर बढ़ोगे। अभी भी 10 से 15 लोग खरीदने के लिए,
मान रहे तो और थोड़ा प्राइस ऊपर कर लो, अभी भी 2-3 बज रहे और थोड़ा प्राइस ऊपर कर लो, तो एक अकेला बंदा होगा जो वो प्राइस पे कर सकता है जो आपने इतनी बार ऊपर ले लेके आए। तो ऐसे उस घर की रेट बहुत ऊपर चली जाती है, वैसी चीजों की भी रेट बढ़ती जाती है। इन्फ्लेशन फर्स्ट रीजन यह होता है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, अपने वो घर, समझो आपने आपकी घर बना रहे हो, वो न्यू घर बना रहे हो, तो आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल लगेगा, सीमेंट लगेगा, कंक्रीट लगेगा, आयरन लगेगा बार्स के लिए। तो समझो आयरन की कीमत ज्यादा हो गई, आयरन कम कम पड़ रहा है, आयरन और की माइनिंग नहीं हो रही, क्राइसिस हो गया, आयरन क्राइसिस। तो आयरन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है और अभी भी खरीदने वाले तो लोग होते ही है, तो ये भी सेम काम कर देगा, आयरन की प्राइस ऊपर कर देगा, तो हमको अल्टीमेटली ज्यादा पैसे पे करना पड़ेंगे उसको, तो इससे भी इन्फ्लेशन होगा। फिर उसके बाद होता है वेज पुश। वेज पुश क्या होता है कि समझो एक कंपनी जिससे आप घर बनवा रहे हो, आप खुद से नहीं बना रहे, कंपनी से बनवा रहे हो, तो कंपनी के अंडर एम्प्लॉय होंगे। तो एम्प्लॉयज को तो ऐसा नहीं होता ना कि समझो 10-20 साल आपने काम किया और 10-20 साल के पीरियड में आपकी जो सैलरी वो सेम रहेगी, टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है सैलरी जितने साल आप कंपनी में काम करते हो, और वो सभी कंपनी करना पड़ देगी, उनको ही पता है कि चीजें महंगी होती रहती है, तो अगर हम सेम पैसे देंगे तो वो उतने पैसे में शायद से जी भी नहीं पाए, तो वो हर टाइम बाय टाइम पैसे को बढ़ाते रहता है, उनकी सैलरी बढ़ाते रहते हैं। पर सैलरी बढ़ाएंगे तो अपना प्रोडक्ट तो उतनी दाम में बेच रहा है वो अभी भी, तो उसका तो लॉस हो जाएगा। तो कंपनी अपना लॉस क्यों चाहेगी, तो वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसको थोड़ा महंगा कर देगी कि वो सैलरी भी बढ़ जाए और हमारा भी लॉस ना, तो वो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देगी। अल्टीमेटली लॉस तो हमें, कि प्राइस बढ़ गई उस प्रोडक्ट की जो हम खरीदे, समझो हम लोग घर से बनवा के ले रहे थे तो हमको तो महंगे में घर मिल रहा है अभी, तो ऐसे प्राइसेस बढ़ती है। और फोर्थ तो सबसे स्कैरी चीज होती है प्राइसेस बढ़ने की, करेंसी डिप्रिसिएशन। ये क्या होता है बेसिकली, जब गवर्नमेंट पागल होकर नोट छापना चालू कर देती है, इनफाइनाइट मनी छापना चालू कर देती है, तो इससे क्या होगा, समझो उसने अपनी, अभी इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने बोला बहुत गरीब है, चलो नोट छाप छाप के सभी को 1-1 करोड़ दे देंगे। ये नोट तो बहुत छाप सकते हैं हम लोग, ये पेड़ कॉटन से बना होगा आई थिंक, तो नोट तो बहुत छाप सकते हैं लोग, तो नोट बहुत छापेंगे तो क्या होगा, सभी का 1-1 करोड़ दे देंगे। और अगर सभी के पास 1-1 करोड़ है, तो 1 करोड़ की वैल्यू तो नीचे चली जाएगी ना, क्योंकि समझो अब दुकानदार के पास भी 1 करोड़ है, आपके पास भी 1 करोड़ है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना जिससे वो आपको दुकान की सामान दे, तो उस तो वो प्राइसेस हाई कर देगा या किसी और चीज की डिमांड कर देगा, उसको करेंसी चाहिए ही नहीं, कि सबके पास करेंसी है, तो उसको समझो गोल्ड में चाहिए होगा अभी, तो आपकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है, आपको किसी का चाहिए ही नहीं। तो यही होता है, अगर ज्यादा मनी हम लोग प्रिंट कर दो, सभी को पैसा बांट देते हो, और ये हुआ भी है कंट्रीज के साथ, जिम्बाब्वे के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लेशन का। वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, तेल की वजह से उनका इंडस्ट्री चलता है, और उनके करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से आपने एक टर्म सुना होगा इन्फ्लेशन रेट, जो इंडिया में 6-7 के अराउंड रहता है, और 10 होगा तो बवाली मच जाता है इंडिया में। पर उस कंट्री में पॉलिटिशियंस की वजह से वहां का इन्फ्लेशन रेट 1 करोड़% हो चुका था, बिलीव नहीं कर पाओगे, 10 मिलियन%। और करेंसी का हम लोग मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि वह 1 लाख करोड़ की भी नोट बनी थी, वो जिम्बाब्वे में बनी थी। तो जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है बेसिकली, और उन्होंने $1 मिलियन, $1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, या फिर यानी 1 लाख करोड़ रुपए की नोट बनानी शुरू कर दी थी, बिकॉज उन्होंने पैसा छापना चालू कर दिए थे, और उनके देशों में बंदे एक एक बैग भर भर के पैसे ला रहे हैं, और उनको एक अनाज का दाना भी नहीं मिल रहा, इतनी उनकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। तो उनके देश ने बाद में ऑनलाइन मनी का ये कर लिया, उन्होंने यूएसए की डॉलर यूज करना चालू कर दिया, वो अलग बात है, वो अपने टॉपिक हट जाएंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन रेट की वजह से। हमने इन्फ्लेशन रेट भी बहुत बार सुना होगा, तो होता क्या है, तो बेसिकली जिस स्पीड से चीजों की दाम कम बढ़ती जा रही है या करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, उससे हम लोग इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो अभी अक्टूबर में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट था 7.61%। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग 8% ले लेते हैं, और चलो बोर्ड पे चलते तुम्हें नंबर बताने के लिए। समझो एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए, उसने उसके पास 1 करोड़ रुपए, और वो उसने सिर्फ एक तिजोरी में बंद कर दिए और छोड़ दिया। तो हम इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से एक वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो एक रूल होता है इस कैलकुलेट करने के लिए, रूल 72।
तो बेसिकली रूल 72 क्या होता है कि आप 72 लो और जितना भी इन्फ्लेशन रेट है अभी के लिए वो नीचे लगा दो और उसको डिवाइड कर दो। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि कितने सालों में जो हमारा जो पैसा है वो आधा हो जाएगा बिल्कुल। मतलब समझो 1 करोड़ है तो वो 50 लाख बच जाएगा बस। तो 72/8 बिकॉज हमने 8 पकड़ लिया था उसको, तो दैट इज 9 ईयर्स, मतलब 9 सालों में आपके जो 1 करोड़ रुपए है वो आधा हो जाएगा, 50 लाख हो जाएंगे। बहुत ही स्कैरी बात है क्योंकि 50 लाख कोई आम बात तो है नहीं कि भाई जा रहे तो जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा और डिटेल में जाए तो एक हर साल आप 5.5 लाख रुपए गवा रहे हो और हर महीने आप 5,000 रुपए गवा रहे हो। तो एक एवरेज सैलरी वाले बंदे के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा पैसे है कि हर महीने अगर मेरे 5,000 रुपए जितने पैसे जा रहे हैं, लिटरली नहीं जा रहे हैं बट जा रहे पैसे, मेरी वैल्यू नहीं बच रही उतनी पैसों की, तो कुछ तो सीरियस बात होगी ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने थोड़ी ना तिजोरी में बंद कर रखा है, मैंने बैंकों में डाल दिया, एफडी करवा दिया उसकी। तो एफडी का क्या होता है, एफडी का हमें इंटरेस्ट रेट लगभग 5% एवरेज पकड़ लेते हैं हम लोग, बिकॉज 5% के आसपास घूम जाता है। आरबीआई बढ़ा सकती है तो बढ़ा भी देगी आगे जाके, बट अभी के लिए 5% एवरेज। और हमारा जो इन्फ्लेशन है तो 8% है। चलो इसको भी एवरेज पकड़ लेते हैं कि 8% तो आज बहुत ज्यादा हो गया था अक्टूबर में। अराउंड 6% रहता है, तो 6% फिर भी ज्यादा हुआ, मतलब 1% का तो आपको फिर भी लॉस हो ही रहा है। और टैक्स अगर इंक्लूड कर रहे हो तो और भी आपको घाटा हो ही रहा है। मतलब एफडी भी इतनी कोई खास नहीं, भले वो हाँ वो तिजोरियां बंद करने से अच्छा ही है, बट पैसे फिर भी कम हो ही जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर समझो सभी लोग, बहुत लोग आपको बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। तो अगर आपको उन चीजों से डर लगता है कि बहुत लोगों ने सुना रखा होगा ना कि इसका इतना लॉस हो गया क्रिप्टो के से, तो आप एक सिंपल चीज करो ना, जो आपके घर में देख लो। आपकी मम्मियों को देखो, उन्होंने गोल्ड जमा कर रखा होगा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन्होंने गोल्ड जमा कर रखा होगा। वो अपने पैसों पे काम पे लगा रहे हो, उनको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे रही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं होता, इन्फ्लेशन कितना भी बढ़े गोल्ड हमेशा ऊपर ही आ जाता है उसका प्राइस। वैसी सेम चीज होती है लैंड के साथ। तो लैंड अगर आप खरीद के रख लोगे तो उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, आपको कुछ काम नहीं करना। वो लैंड जो आपने पैसे उधर इन्वेस्ट कर रखे वो उसके प्राइस बढ़ती जाएगी, और जब आप बेच दोगे तो वो पैसे वापस भी आ जाएंगे आपको। आप ये कर सकते हो, या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, स्मार्ट खेलो। वो जो लैंड और गोल्ड का रेट है ना, वो आप ज्यादा नहीं बढ़ाते। ज्यादा कैसे बढ़ाओगे, ज्यादा गोल्ड खरीद लो, ज्यादा जमीन खरीद लो, तो आपको लास्ट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पर इसमें क्या होता है, अगर आप स्मार्टली खेलो ना तो आपको ज्यादा इन्वेस्ट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, एक एग्जांपल देखते हैं। एमआरएफ टायर की एक स्टॉक थी, उसका अभी का स्टॉक वैल्यू है 17,825, बहुत ज्यादा है वैसे। और बट 2001 में आई थिंक 3 इयर्स हो गए थे उसको स्टॉक स्टार्ट होने के बाद, उसकी वैल्यू सिर्फ 1,249 रुपीज थी, एक स्टॉक की वैल्यू। तो आप देख सकते हो 70,000 और 1,000 लाइक 59 टाइम्स ज्यादा ही है। तो आपको 59 टाइम्स का रिटर्न मिला। समझो आपने वो जो आपने 1 लाख रुपए थे या 1 करोड़ रुपए जो आपने संभाल कर गए थे, वो आपने एमआरएफ टायर में डाल दिए होते तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, 59 टाइम्स। आप देख ही सकते हो। फिर अगर समझो आपको फिर भी डर लग रहा है कि हाँ भाई, समझो एमआरएफ मेरा घाटे में था, घाटे में चला गया तो मेरे 1 लाख रुपए तो डूब गए। तो इसके लिए बहुत लोग एडवाइस देते हैं कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट किया करो। थोड़ा इसका ले लो, थोड़ा एमआरएफ का ले लो, थोड़ा रिलायंस का ले लो स्टॉक, थोड़े टाटा के ले लो, थोड़े एशियन पेंट्स के ले लो, और उसका प्रोपोर्शन बना के ले लो। और प्रोपोर्शन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा मेरे को। थोड़े स्टॉक ऐसे रखने जो स्टेबल रहते हैं, और थोड़े स्टॉक थोड़ा लालच के लिए कि हाँ भाई ये बढ़ जाएगा, ठीक बढ़िया तो बढ़िया ही है, नहीं तो फिर भी मेरे पास रिजर्व है वो स्टेबल स्टॉक्स के। तो ऐसा बास्केट बना सकते हो। और समझो आपको उसकी भी नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, वो भी बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और आपको बताते भी है कि हमने ये स्टॉक क्यों लिया है हमारे इसके लिए। तो आप उसके जाको पूछ सकते हो म्यूचुअल फंड वाले को, वो आपको सब कुछ करके देगा। आपको बस बैठना है और बस प्रे करना है कि आपने सही वाले म्यूचुअल फंड्स वाले को कांटेक्ट किया था। तो ये एक आपका ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, आपको जो करना है वो कर सकते हो। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप सीरियसली ना ले लो जो मैंने आज स्टॉक्स के नाम लिए उसी में जाके इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं।
तो मेरा मैं सुने खुद का दिमाग लगाओ, या फिर आप किसी प्रोफेशनल का दिमाग लगा सकते हो म्यूचुअल फंड के द्वारा, और उस पे पैसे लगाओ। पर करना जरूर, जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी रिटर्न मिलेगा। अगर आप 2001 में मैंने जैसा एग्जांपल दिया, एमआरएफ में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आप बहुत ज्यादा पैसे हो जाते थे आपके पास। तो ये जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट करो, पैसे कम होने का वेट मत करो, अभी से अपने पैसे को काम पे लगा लो। सेविंग समझे सिखाते हैं। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन हमें कैसे अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन रेट के बारे में समझा, और हमने थोड़े नंबर भी जाने इन्फ्लेशन के बारे में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन से बचे कैसे जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।